आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें जीएस का पार्ट जो है उसमें सबसे पहले पॉलिटी जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो है आपका, उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा आज। क्लियर है? तो उसका जो हिंदी शब्द है उसे हम राज व्यवस्था कहते हैं। तो आज के डेट में हम लोग या इस क्लास में हम लोग राज व्यवस्था के बारे में समझेंगे। क्लियर? अब एक बात यहाँ समझिए कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर में हमें उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। जब तक ये नहीं पता होगा कि हमें उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, तब तक आप उस पर कमांड हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा जो कंसंट्रेशन होगा आज की क्लास का वो इस पर होगा कि हम लोग राज व्यवस्था में पढ़ना क्या है उसको समझें। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए राज व्यवस्था लिखा हुआ है, इसमें हमें पढ़ना क्या है ये जानने के लिए हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा कि राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, अगर राज व्यवस्था की जगह, अगर राज की जगह घर लिखा होता, घर, तो इसका क्या मतलब होता? घर व्यवस्था। घर व्यवस्था का क्या मतलब होता? घर को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था। अगर यहां राज की जगह आईडीके लिखा होता, आईडीके कोचिंग लिखा होता, तो क्या होता? आईडीके कोचिंग कैंपस को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? राज लिखा हुआ है। तो राज का मतलब यहां पर क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर राज का मतलब राज्य से नहीं है। यहां पर राज का मतलब जो है वो शासन या सत्ता से है। शासन या सत्ता से है। क्लियर है? तो शासन या सत्ता को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था को हम राज व्यवस्था कहेंगे। क्लियर है? चले आगे। ध्यान दीजिए, दुनिया की कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो आपके घर की व्यवस्था हो, चाहे गांव की व्यवस्था हो, चाहे वो आपके देश की व्यवस्था हो, किसी भी चीज की व्यवस्था की जब बात की जाती है तो व्यवस्थित करने के लिए 3 तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है? कौन से 3 तरह के लोग होते हैं? ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि घर अगर है मान लीजिए, तो घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहला जो तरह के लोग चाहिए वो है नियम बनाने वाले लोग चाहिए। क्लियर है? भाई कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से तभी चलेगी जब वहां पर नियम होगा। अब अगर नियम बन गया तो क्या केवल नियम बन जाने से व्यवस्था हो जाएगी? बताइए। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि नियम बन जाने से केवल व्यवस्था नहीं होती है। नियम बनने के साथ साथ कार्य करने वाला भी होना चाहिए। एक नियम बनाने वाला होना चाहिए और दूसरा कार्य करने वाला होना चाहिए। चले आगे। अब तीसरा जो है वो कहता है कि तीसरा न्याय करने वाला होना चाहिए। न्याय करने वाला अर्थात बोलता है कि एक तरफ नियम बनाने वाला नियम बना रहा है, काम करने वाला काम कर रहा है। अगर यहां कुछ समस्या हो रही है, काम करने वाला सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या नियम बनाने वाला सुचारू रूप से नियम नहीं बना रहा है, तो दंड देने के लिए, न्याय करने के लिए एक होना चाहिए। क्लियर है? तो दुनिया की कोई भी व्यवस्था हो उसमें 3 तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। अब कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि तीनों अलग अलग होते हैं और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि तीनों एक ही होते हैं।
ठीक है, अब हम इस पर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि दुनिया की कोई भी व्यवस्था हो उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए तीन तरह की खंभों की, पिलर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीन स्तंभ की आवश्यकता होती है। तो पहला है नियम बनाने वाला। तो नियम बनाने वाला यानी विधि बनाने वाला, विधि बनाने वाले को हम विधायिका कहते हैं, कार्य करने वाले को हम कार्यपालिका कहते हैं और न्याय करने वाले को हम न्यायपालिका कहते हैं। क्लियर है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी भी व्यवस्था के तीन पिलर होते हैं, प्रमुख स्तंभ होते हैं। क्लियर है? अब विधायिका को अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव कहा जाता है, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, न्यायपालिका को जुडिशियरी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली देयर आर थ्री पिलर्स इनटू पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। क्लियर है? तो अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि विधि, एक बात आपको ये समझ में आ चुकी होगी कि राज व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग होंगे। ये जो व्यवस्था है शासन की, सत्ता की व्यवस्था को चलाने के लिए तीन तरह के लोगों की आवश्यकता होगी। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीन तरह के लोगों की आवश्यकता होगी। चले आगे। अब सवाल उठता है यहां पर कि विधायिका अर्थात विधि बनाने वालों में कौन कौन शामिल होगा, काम करने वालों में कौन कौन शामिल होगा और न्याय करने वालों में कौन कौन शामिल होगा। अर्थात इस देश के अंदर जो शासन या सत्ता चल रही है उसमें विधि बनाने वाले, काम करने वाले और न्याय करने वालों के बारे में हमें राज व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना है। क्लियर है? ये तीन चीजें केवल पढ़नी है, चौथी कोई भी चीज आपको इस पॉलिटी में नहीं पढ़नी होती है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि विधि कौन बनाता है हमारे देश में। क्लियर है? विधि कौन बनाता है अर्थात विधायिका। ठीक है, तो समझते हैं कि विधि कौन बनाता है। ध्यान देंगे, विधि कौन बनाता है ये जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि हमारे देश की सरकार कैसी है, गवर्नमेंट कैसा है, हमारी गवर्नमेंट कैसी है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट जो है वर्तमान समय में दुनिया में दो तरह की सरकारें पाई जाती हैं। ठीक है, एक है लोकतांत्रिक सरकार, एक है लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा है तानाशाही। क्लियर है? एक जगह लोकतांत्रिक सरकार होता है, एक जगह तानाशाही होता है। लोकतंत्र का मतलब है मतलब कि जहां पर जनता का शासन हो। ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही जो शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। चर्चा करेंगे इस पर आगे अभी। और तानाशाह, भाई अपने देश में तानाशाही नहीं है। क्लियर है? अपने देश में क्या है? लोकतंत्र है। तानाशाह का मतलब होता है कि एक हेड होता है, वो चाहे जो बोल दे, रात में दिन में चाहे जब, वही उसका जो है रूल हो जाता है। तो अपने देश में ऐसा है नहीं, अपने देश में क्या है? लोकतंत्र है। क्लियर है? अब देखिए, लोकतंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक लोकतंत्र होता है डायरेक्ट लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां होगा, कब होगा, समझिए बात हमारी। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। ठीक है, और सरकार को अंग्रेजी में गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ध्यान दें, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहां होगी जहां जनसंख्या कम होगी। अगर जनता खुद, लोकतंत्र का मतलब है लोक मतलब जनता।
ठीक है, जनता द्वारा जब कानून बनाया जाएगा तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। जब जनता खुद कानून बनाएगी, डायरेक्ट कानून खुद बनाएगी, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। लेकिन हमारे देश में चूंकि जनसंख्या 130 करोड़ की है, तो 130 करोड़ लोग अगर कानून बनाने में भाग लेने लगे तब तो कानून ही नहीं बन पाएगा, है ना। तो हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता। हमारे देश में कैसा लोकतंत्र है जिसे अप्रत्यक्ष भी कहा जाता है, या उसे हम लोग प्रतिनिधि वाली बात कहेंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे यहां है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, कानून बनाने का असली अधिकार ये डेमोस के पास है, यानी जनता के पास है, लेकिन जनता कानून खुद ना बना करके अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाती है हमारे देश में। क्लियर है। यानी कि हमारे यहाँ की जो सरकार है वो सरकार देखिए कैसी है, ये वाली सरकार है हमारी, रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधियों के रूप वाली लोकतांत्रिक सरकार हमारे देश में है। अर्थात अंग्रेजी में कहें तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर है। इसका मतलब यह हुआ कि कानून बनाने का असली अधिकार जनता के पास है, जनता के पास है, लेकिन जनता अपना अधिकार किसको देती है? अपने प्रतिनिधियों को देती है, और वही प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। क्लियर? तो चले आगे। यानी जहां जहां प्रतिनिधि पाए जाएंगे वहां वहां कानून बनेगा। क्लियर है? तो अब आइए देखते हैं प्रतिनिधि कहां कहां हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अपने देश के अंतर्गत प्रतिनिधि केंद्र में, राज्य में और पंचायत में पाए जाते हैं। 3 जगह पाए जाते हैं, केंद्र में, राज्य में और पंचायत में। क्लियर है? ध्यान देंगे कि जहां जहां प्रतिनिधि पाए जाएंगे वहां वहां कानून बनेगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, बात समझिए हमारे यहां पर कि हमारे देश में लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या है। इस 130 करोड़ में से 90 करोड़ ऐसे लोग हैं, लगभग 90 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। क्लियर है? जिनके पास मत देने का अधिकार है, अर्थात मताधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार है। 18 वर्ष से ऊपर जो भी हो गया उसे मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। ये जो मताधिकार है वो कैसा अधिकार है, ये आगे चर्चा हम करेंगे। यहां देखिए, केवल इतना बस समझिए कि मताधिकार का जो ध्यान दें कि ये 90 करोड़ लोग कानून बनाने वालों को चुनेंगे। कहां कहां पर? केंद्र में चुनेंगे, राज्य में चुनेंगे और पंचायत में चुनेंगे। क्लियर है? पंचायत अर्थात पंचायती राज की बात करते हैं तो उसे अंग्रेजी में या हिंदी में स्थानीय स्वशासन, अंग्रेजी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इसको पूरा नाम लोकल दे दिया गया। ठीक है? तो जो आपके यहाँ पर आप देखिए, गांव में जब जाएंगे तो प्रधान होता है, बीडीसी होता है, जिला पंचायत सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है जिला पंचायत। ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हो गया। और शहरी स्वशासन में आएंगे आप तो पार्षद हो गया, सभासद जिसे आप कहते हैं, फिर मेयर हो जाता है, चेयरमैन होता है। वो सब जो है लोकल के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें कौन चुनता है? जनता चुनती है। क्लियर है? यही 90 करोड़ लोग राज्य में विधायकों को चुनते हैं।
क्या काम करने के लिए? बेसिक वर्क इनका क्या है? काम नियम बनाना। क्लियर है? मुख्य काम इनका नियम बनाना ही है। तो नियम बनाने के लिए ये 90 करोड़ लोग जो हैं क्या चुनते हैं? विधायक चुनते हैं। क्लियर है? और यही 90 करोड़ लोग केंद्र में सांसद चुनते हैं, लोकसभा का सांसद। क्लियर है? चले आगे। अब देखिए, केंद्र में लोकसभा का सहयोग करने के लिए एक और सभा है, राज्यसभा। अभी फिलहाल ध्यान दें केवल ये बात, हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं। ठीक है? सिलेबस पढ़ रहे हैं कि आखिर में हमें इस पूरी राज्य व्यवस्था में पढ़ना क्या है। तो हमें यह पता चला था कि हमें शासन सत्ता को चलाने के लिए 3 तरह के लोगों की आवश्यकता है, नियम बनाने वाले की, काम करने वाले की और न्याय करने वाले की। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम ढूंढ रहे हैं कि नियम कौन कौन बनाएगा। ठीक है? तो नियम कौन बनाएगा, हमें यह पता चला। असली अधिकार जनता के पास है, लेकिन जनता अपना अधिकार अपने प्रतिनिधियों को दे चुकी है। ठीक है? देती है मतलब। तो कहां कहां पर प्रतिनिधि पाए जाते हैं? केंद्र में, राज्य में और पंचायत में। पंचायत में यह होता है, राज्य में देखिए विधानसभा है जिसे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, और कुछ राज्यों में विधानसभा का सहयोग करने के लिए विधान परिषद है। क्लियर है? सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है। यही जनता केंद्र स्तर पर लोकसभा को चुनती है, और लोकसभा का सहयोग करने के लिए एक और सभा है जिसे राज्यसभा कहा जाता है। और राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो इस राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर है? चलें आगे। अब आगे देखिए, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सहयोग करने के लिए एक और इंसान होता है जिसे आप राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कहते हो। और प्रेसिडेंट को जो चुना जाता है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये केंद्र में कानून बनाने वाले लोग हैं। राज्य में जैसे लोकसभा है वैसे विधानसभा है, जैसे केंद्र में राज्यसभा है वैसे राज्य में विधान परिषद है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे राज्य में राज्यपाल है। तो ये तीनों राज्य स्तर पर हो गए, और पंचायत स्तर पर कौन आया? लोकल। क्लियर है? अब ये जो लोकल हैं, इसको या चाहे लोकल कहें चाहे लोकल को भी, विधानसभा को भी और लोकसभा को भी चुनता कौन है? ध्यान दीजिए, इन्हें चुनते हैं हम भारत के लोग। क्लियर है? हम भारत के लोग इन्हें चुनते हैं, अर्थात हमें इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हम भारत के लोगों के बारे में भी समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो शुरुआत कहां से होती है? बोलता है कि अगर आप में से किसी ने भी कभी भी पॉलिटी पढ़ा होगा, संविधान, तो उसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो प्रस्तावना है, प्रियम्बल जिसे कहा जाता है। ठीक है? तो उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है, हम भारत के लोग। क्लियर? तो आप ये देखिए कि हमें इसके साथ साथ प्रस्तावना भी पढ़ना पड़ेगा। चलें आगे। ध्यान दीजिए, अगर हम भारत के लोग हैं तो हमारा भारत से कुछ संबंध भी होगा। अब सवाल उठता है कि हमारा भारत से कौन सा संबंध है या कैसा संबंध है? तो ध्यान दें, हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमें नागरिकता भी पढ़नी होगी, सिटीजनशिप। आगे चलें। ध्यान दें, अगर हम भारत के लोग हैं, हमारा भारत से संबंध है, तो भारत में
हमारा कुछ अधिकार भी होगा। तो अधिकार जो है, जिसे मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल राइट, उसे भी हमें पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से ध्यान दीजिए। हम भारतवासी हैं, हमारा भारत से संबंध है कि हम उसके नागरिक हैं, और हमें कुछ भारत देश में अधिकार मिला है, तो भारत देश में रहते हुए हमारा कुछ कर्तव्य भी होगा देश के प्रति, समाज के प्रति, उसे भी हमें पढ़ना है। तो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये समझें पूरी बात को हमारे, कि विधायिका में हमें किसे पढ़ना है, यानी विधि कौन बनाता है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, तो ये पूरा पूरा आपको पढ़ना है। क्लियर है? रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कानून बनाने का असली अधिकार हमारे देश में जनता के पास है, लेकिन जनता अपना अधिकार अपने प्रतिनिधियों को दे देती है। अर्थात जहां प्रतिनिधि पाए जाएंगे वहीं कानून बनेगा। तो प्रतिनिधि 3 जगह पर पाए जाते हैं, सेंटर में, स्टेट में और पंचायत में। ये जो प्रतिनिधि हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये और ये प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, बाकी सबको देखिए जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना गया है। क्लियर? चूंकि जनता इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत प्रस्तावना से होती है। हम भारत के लोग हैं, तो हमारी नागरिकता है, वहां पर नागरिकता है तो कुछ अधिकार है, कुछ अधिकार है तो कुछ ड्यूटी है। तो ये इतनी चीजें हमें विधायिका में पढ़नी है। क्लियर है? आप में से कुछ लोगों को यह डाउट हो सकता है कि बुक में, संविधान में राष्ट्रपति को कार्यपालिका में दिया हुआ है ना? भाग 5 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का भाग है। ठीक है, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे देश में विधायिका और कार्यपालिका का आपस में संबंध है। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विधि भी बनाते हैं और काम भी करते हैं। तो उन्हें या तो हम विधायिका में पढ़ेंगे या फिर कार्यपालिका में पढ़ेंगे। जहां पर इम्तिहान के दृष्टिकोण से हमारे सुटेबल होगा हम वहीं पढ़ेंगे। किताब में कैसा दिया है वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम ऐसा पढ़ें कि अगर इम्तिहान में बिना देखा सुना सवाल आए तो हम लॉजिक लगा करके उसको कर सकें। ऐसा ना हो कि रटंत विद्या केवल हो और जैसे ही इम्तिहान में बिना देखा सुना सवाल आए हम उसको ना हल कर सकें। तो टारगेट हमेशा कैसा रहेगा हमारा? बिना देखा सुना सवाल हम हल कर सकें। और मैं आपको बताऊं कि पूरा जीएस आपको लॉजिक पे पढ़ाया जाएगा, मतलब तर्क पे पढ़ाया जाएगा, ना कि आपको याद कराया जाएगा। और यकीन मानिए मेरा, आपके जीएस का जो पेपर होगा उसमें अगर आप जो जीएस में पढ़ा रहा हूं पूरा अगर कवर करते हो तो कम से कम 70 से 75% क्वेश्चन आपको नोट्स से आपके मिल जाएंगे। 70% तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं भी मिलेंगे उनको हल करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। क्लियर है? ये मेरा उद्देश्य रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आपने देखा कि राज्य व्यवस्था के अंदर हमें 3 चीज पढ़नी थी: विधि बनाने वाला, काम करने वाला और न्याय करने वाला। तो विधि कौन बनाएगा ये क्लियर हो गया है, ये चीजें हमें पढ़नी है। काम कौन करेगा? ध्यान दीजिए, विधि बनाने वाले 3 स्तर पर हैं। कहां कहां पर? केंद्र में है, राज्य में है और पंचायत में है। विधि 3 जगह पे बनाने वाले लोग हैं, केंद्र में, राज्य में और पंचायत में। क्लियर? तो न्याय करने वाले जो लोग होंगे,
कार्य करने वाले जो लोग होंगे वो भी 3 स्तर पर होंगे कि नहीं? समझ पा रहे हैं बात हमारी? अगर 3 स्तर पर अगर नियम बन रहा है तो इन तीनों जगहों पर काम होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन एक बात समझिए हमारी यहां पर, पंचायत स्तर पर नियम बनता है वो हमें पढ़ना है, लेकिन पंचायत स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, बस केवल उसको हमें नहीं पढ़ना है। जो कार्य हो रहे हैं उसको पढ़ना है, लेकिन जो कार्य करने वाले लोग हैं पंचायत स्तर पर, हमें उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। क्लियर है? तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि काम करने वाले भी 3 स्तर पर होंगे, लेकिन एक हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए हमें केवल कितना पढ़ना है? 2 पढ़ना है। कौन कौन सा? केंद्र स्तर पर काम करने वाले लोग और राज्य स्तर पर काम करने वाले लोग। क्लियर है? तो ध्यान दें, जब कार्यपालिका की बात करेंगे तो कार्यपालिका 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक केंद्र स्तर पर काम करने वाले लोग और दूसरा राज्य स्तर पर काम करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। समझ आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राज्य स्तर पर जो काम करने वाले लोग हैं या केंद्र स्तर पर जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले जो लोग हैं वो 2 तरह के हैं। या तो उनका काम करने का प्रकृति जो है, जो नेचर है, वो अस्थाई प्रकृति के हैं, या अस्थाई लोग हैं। स्थाई काम करने वाले वो लोग हैं जिनका एक बार वो काम करना शुरू किए तो तब तक काम करते हैं जब तक कि करते रहते हैं। उसमें सारे अधिकारी कर्मचारी आते हैं। क्लियर? और दूसरा काम करने वाले वो लोग होते हैं जो हर 5 साल में बदलते रहते हैं। क्लियर है? वो अस्थाई होते हैं। तो स्थायी काम करने वालों में राज्य के अधिकारी और कर्मचारी, और केंद्र में केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी। तो इसमें पढ़ना क्या है? जैसे केंद्र में आएंगे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, है ना। और इसी के साथ जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, मतलब जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। ऐसे ही राज्य में भी हमें पढ़ना है यही सारी चीजें, राज्य के सारे अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में, या जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर केंद्र में अस्थायी काम करने वाले जो लोग हैं, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री और उसके मंत्री आते हैं। क्लियर है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री। और राज्य में जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं? वो चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स होते हैं। केंद्र में पीएम, राज्य में सीएम। केंद्र में मोदी, राज्य में योगी, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये आपका जो है कार्यपालिका हो गया। चले आगे। तो नियम देखिए, हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना क्या है? तो पता चला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में ये सारी चीजें पढ़नी है, कार्यपालिका में ये सारी चीजें पढ़नी है, न्यायपालिका यानी जुडिशियरी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान देंगे, बोलता है जुडिशियरी के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो एपेक्स कोर्ट है हमारे देश के अंदर, न्यायपालिका में जो सबसे ऊपरी जो न्यायालय है उसे हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जिसका नाम है अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? तो हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना होगा कि कैसे नियुक्ति होती है जजों की, क्या बेसिक इनका कार्य क्या है ना, इसके पास क्या अधिकार है, कैसे रिट जारी करता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कैसे इनके जजों की नियुक्ति होती है, कैसे जो है इनके जजों को हटाया जा सकता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये केंद्र स्तर पर है। ध्यान दिया जाए कि अगर 3 स्तर पर नियम बन रहा है तो तीनों स्तर पर तीनों स्तर पर न्याय करने वाले लोग भी होंगे। तो न्याय करने वाला जो केंद्र स्तर पर है उसे सुप्रीम कोर्ट कहेंगे,
और राज्य स्तर पर जो न्याय करने वाला है उसे हाई कोर्ट कहते हैं, यानी उच्च न्यायालय कहते हैं। और उच्च न्यायालय में भी हमें वही सारी चीजें पढ़नी है, कैसे नियुक्ति होती है, बेसिक काम क्या है इनका, कैसे इनके जजों को हटाया जाता है, वगैरह वगैरह। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद का ढांचा थोड़ा सा कठिन है। कठिन मतलब थोड़ा सा उलझा हुआ है। केंद्र और राज्य का स्पष्ट है, बोलता है उसके नीचे जो है हाई कोर्ट के बाद जो भी न्यायालय होते हैं सबको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है, यानी अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। और अधीनस्थ न्यायालय का स्ट्रक्चर यानी ढांचा कैसा होगा, ये उस पर्टिकुलर राज्य के ऊपर निर्भर करेगा कि वह अपने राज्य के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का ढांचा कैसा बना रहा है। हो सकता है कि यूपी में अलग ढांचा हो, बिहार में अलग ढांचा हो, हरियाणा में अलग ढांचा हो, तमिलनाडु में अलग ढांचा हो। क्लियर है? लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जिस ढांचा को फॉलो करते हैं हमें वही पढ़ना है, क्योंकि इम्तहान में, एग्जाम में आपके वही पूछता है। क्लियर? एक बार मैं यहां क्लियर कर दूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप कोई भी एग्जाम, आईएएस का एग्जाम देने जाएंगे तो भी आप सफल होकर आएंगे, ग्रुप डी का इम्तहान देने जाएंगे तो भी आप सफल होंगे। निर्भर करता है कि आप किस तरह इसको पढ़ रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा कि आपका पार्ट क्या है, मेरा पार्ट क्या है उसको भी बताऊंगा, और आपका पार्ट क्या है उसको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, काम क्या करना है। अभी मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा आपको। क्लियर है? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो अधिक से अधिक राज्य फॉलो करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बोलता है कि उच्च न्यायालय के बाद जो न्यायालय जिले में पाया जाता है उसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट कहा जाता है। हिंदी में जिला एवं सत्र न्यायालय कहा जाता है। क्लियर है? बोलता है जिला एवं सत्र न्यायालय जो है उसमें एक जज होगा। ध्यान दीजिए, एक जज होगा, और मामले जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जज एक होगा लेकिन मामले कितने तरह के होते हैं? दो। एक मामला होता है दीवानी का मामला, दूसरा मामला होता है फौजदारी का मामला। दीवानी का मामला यानी सिविल, और फौजदारी का मामला यानी क्रिमिनल। क्लियर? ध्यान देंगे, जिले का जज जब दीवानी मामला देखता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। ये जज जब दीवानी मामला देखेगा तो डीजे कहलाएगा, और यही जज जब फौजदारी का मामला देखेगा तो एसजे कहलाएगा, सेशन जज कहलाएगा। समझ पा रहे हैं बात हमारी? अब इससे नीचे का जो कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे जो होगा उसे सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और जो इससे नीचे कोर्ट होगा उसमें जो दीवानी मामला देखेगा उसे मुंसफ कहते हैं। मुंसफ, ठीक है, मुंसिफ भी कहा जाता है, मुंसिफ। फौजदारी मामले में क्रिमिनल मामले में जो सेशन जज है जिले में, उसके नीचे जो आएगा वो सीजेएम होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, और इसके नीचे जो आएगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। ध्यान दें, इसके अलावा और तमाम न्यायालय, परिवार न्यायालय, तमाम है ना न्यायालय और हैं, ग्राम न्यायालय, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का व्यवस्था है। ये बेसिक स्ट्रक्चर यही है। तो हमें इनके बारे में भी पढ़ना होगा कि किस तरह के केस ये ले सकते हैं, क्या इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होता है, वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पूरा न्यायपालिका। तो एक बार ध्यान दें, हमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में क्या क्या पढ़ना है वो हमें पता चल चुका है। क्लियर?
अब एक बात देखिए, यहां पर आपने देखा कि हर जगह सेंटर स्टेट सेंटर स्टेट सेंटर स्टेट है ना। होता यह है कि दिखने में लग रहा है कि सब अलग अलग है, सेंटर स्टेट सेंटर स्टेट सेंटर स्टेट, ठीक है, लेकिन जब काम किया जाता है तो दोनों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक होता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में हमें सेंटर स्टेट के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सेंटर और स्टेट यानी केंद्र राज्य के बीच संबंध पढ़ना होता है। बेसिकली इसमें हम आपातकाल पढ़ते हैं कि जब आपातकाल लागू होता है तो केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध होता है वो कैसा हो जाता है, क्योंकि यहीं से इम्तिहान में सवाल पूछता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप ये जान चुके हैं कि विधि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमें 3 चीज पढ़ना है। विधि बनाने वाले लोगों के बारे में जानना है, काम करने वाले लोगों के बारे में जानना है, और न्याय करने वाले लोगों के बारे में जानना है। अब मेरी बात गौर से सुनिए। विधि कौन बनाएगा, काम कौन करेगा, न्याय कौन करेगा, ये कहीं ना कहीं लिखा होगा। ऐसा तो है नहीं कि सब आसमान से आ जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि फला लोग विधि बनाएंगे, फला लोग काम करेंगे, फला लोग न्याय करेंगे। तो जहां लिखा है उसके बारे में भी हमें संक्षिप्त परिचय लेना आवश्यक होता है। तो ध्यान दें, ये जो आप देख रहे हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए हमें संविधान का संक्षिप्त परिचय भी पढ़ना आवश्यक होता है। तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं कि संविधान का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। क्लियर है? अब यहां ध्यान दीजिए कि किताब में, बुक्स में यहां से शुरुआत होती है। सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ाता है, राज्य का गठन, नागरिकता पढ़ाया जाएगा, लिखा जाएगा, उसमें होगा नागरिकता पढ़ाया जाता है, फिर फंडामेंटल राइट होते हैं, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, इस तरह बढ़ता है। यकीन मानिए मेरा, आप जब इस तरह पढ़ोगे तो आपके अंदर रटने वाली कला डेवलप हो जाएगी, और वो रटने की कला से आप इम्तिहान क्वालिफाई नहीं कर सकते। वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति आज हमारे देश में है, इसको लाने का काम किसका था, लाया कौन था इसको? तो आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पद्धति लाने का काम लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले को यहां पर रचनात्मकता नहीं चाहिए थी। यहाँ के लोगों के अंदर जो रचनात्मकता थी, जो सृजनात्मकता थी, जो क्रिएटिविटी थी, उसको मारनी थी। उनके अंदर लोगों के अंदर नौकर बनाने की टेंडेंसी जो है पैदा करनी थी। तो जो पढ़ाई का सिस्टम लाया गया वो नौकर बनाने वाला सिस्टम लाया गया। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको मार देने वाली संरचना का विकास किया गया पढ़ाई में, और उसी को हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। मैं कभी इस पर चर्चा करूंगा कि पूरा प्रूफ दूंगा आपको कि कैसे आपकी रचनात्मकता को, सृजनात्मकता को, आपकी सोच को मार दिया जा रहा है। आज मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर अपने अंदर क्रिएटिविटी लाना चाहते हो, अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हो कि बिना देखा सुना सवाल भी आप कर सको, तो किताबी भाषा छोड़ करके आपको पढ़ना पड़ेगा।
आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो। ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि एक पढ़े तो दूसरा खुद इंटरेस्ट पैदा हो जाए, दूसरा खुद जो है ऑटोमेटिक जब पढ़ने जाए तो समझ में आए कि हाँ ये इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? तो इसलिए हम शुरुआत जो करेंगे वो यहाँ से नहीं करेंगे, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, राष्ट्रपति से। क्लियर? पहली क्लास जो होगी उसमें आपको संविधान का संक्षिप्त परिचय बताएंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, राष्ट्रपति से शुरुआत करेंगे, फिर लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, लोकल, फिर उसके बाद प्रस्तावना पर आएंगे, फिर नागरिकता पर, फिर एफआर पर, फिर एफडी पर आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, तब फिर इसको पढ़ते हुए जो है यहाँ आएंगे और फिर अंत में आपातकाल पढ़ करके ख़त्म करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा भी पहले एक और टॉपिक हुआ करता था, जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य है, उसके बारे में अब नहीं पढ़ना है क्योंकि वो जो है अब भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन फिर भी राज्यों के गठन के समय में उसके बारे में आपको कुछ न कुछ बताऊंगा। ठीक? तो इस प्रकार ये आपका सिलेबस है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसको जो है शेयर करने के लिए जो है प्रेरित करें, उनको भी सब्सक्राइब करवाएं। हम अगली क्लास में इस पर पूरा चर्चा करेंगे कि आपका पार्ट क्या होना चाहिए, आपका क्या रोल होगा। क्लियर? क्योंकि समय आज ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अगली क्लास में हम जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।